वेरी गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू चंद्रन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। दोस्तों चंद्रन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में मैं आरके मिश्रा आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज गाइस आज प्रैक्टिस पूरी तरह से यूपी टीटी को दोस्तों आई मीन डेडिकेटेड होगी। और मैं चाहता हूं दोस्तों सिर्फ आज आप 15 क्वेश्चन के सही उत्तर बताइए। आपको दोस्तों एक बहुत टफ चैलेंज देने जा रहा हूं मैं। सिर्फ 15 क्वेश्चन के सही उत्तर बताइए, मजा आएगा। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा बी.एफ. स्किनर के अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? तो जो प्रोग्राम्ड लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया था किसने? महान बी.एफ. स्किनर ने दोस्तों। उनमें से कौन सा उसमें से सिद्धांत नहीं है दोस्तों? पहला, अभ्यास का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, छोटे छोटे पदों में विभाजन का सिद्धांत। दोस्तों हो जाए, आइए लेट्स गो। आइए, यस, ओके, हो जाए, लेट्स गो। चलते हैं मेरे बच्चों, शुरू करते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं समझाऊंगा दोस्तों। देखिए गाइस, अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ होता है छोटे छोटे पदों में बांट के स्टेप बाय स्टेप सिखाना। और यह कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग से शुरू किया था किसने? हमारे बी.एफ. स्किनर साहब ने। दोस्तों बी.एफ. स्किनर साहब ने कई चीजों का आविष्कार किया, वो एक वैज्ञानिक भी थे दोस्तों। और दोस्तों अपने सिद्धांत में उन्होंने क्या कहा कि स्टूडेंट को अधिगम, उन्होंने कहा स्टूडेंट को अधिगम छोटे छोटे पदों में। तो दोस्तों इतनी मोटी पुस्तक देखकर बच्चा डर जाता है, इसलिए समस्या को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देना चाहिए। अर्थात ये सही है दोस्तों, ये वाला आपका उत्तर है। सक्रिय अनुक्रिया, उन्होंने कहा स्टूडेंट को खुद लेसन से फंसने, लेसन से जूझने दीजिए, खुद एक्टिव रहने दीजिए। ये भी सही दोस्तों, ये भी आपका उत्तर नहीं है। और ऐसा आप जानते हैं पुनर्बलन तो स्किनर की थ्योरी का दोस्तों एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो अर्थात ये भी सही। इसलिए दोस्तों अभ्यास का सिद्धांत, अभ्यास का नियम दोस्तों वास्तव में थॉर्नडाइक का नियम भी है, सिद्धांत भी है दोस्तों, इसलिए हमारा उत्तर नहीं गाइस। क्या हम एग्री हैं? पहले क्वेश्चन को लेके द राइट आंसर इज गाइस ए फॉर अमेरिका। पहले क्वेश्चन का उत्तर है ए फॉर अमेरिका। दोस्तों आज मुझे सिर्फ आप दोस्तों सिर्फ 15 क्वेश्चन के सही जवाब दीजिए, मजा आएगा है। आइए इसको क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों। आइए, क्या थॉर्नडाइक के, ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत एसआर सिद्धांत में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? क्रिया प्रसूत व्यवहार, उद्दीपक अभिप्रेरक या अंतर्नोद। दोस्तों हो जाए, आइए, थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? क्रिया प्रसूत व्यवहार, एस आर एस लिखते चलेंगे, आर एस स्टिमुलस, मोटिवेटर्स, अंतर्नोड दोस्तों क्या ड्राइव, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताएंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सीधा सीधा हमको एकदम, अगर नॉर्मल आप देखते हैं तो भी समझ में आ रहा है क्या कि भाई एस आर थ्योरी जिसका नाम ही है दोस्तों, तो अगर भाई उद्दीपक ना हो तो उन्होंने कहा उद्दीपक तो बना रहेगा, सिर्फ आपको सही अनुक्रिया सीखकर उद्दीपक से जोड़ना है। भाई भोजन रखा रहेगा पिंजड़े के बाहर, बिल्ली को भोजन नहीं सीखना है, अनुक्रिया सही करके भोजन से जोड़ना है। क्या बटन हटा के, बटन को उठा करके दोस्तों, क्या पिंजड़े को खोलना, अर्थात ये दोस्तों तो सही है, इसलिए आपका उत्तर नहीं हो सकता दोस्तों। क्या यहां भोजन ही अभिप्रेरक है, अर्थात ये भी आपका उत्तर नहीं हो सकता। ड्राइव दोस्तों क्या कार्य करने की तत्परता, अर्थात ये भी दोस्तों आपका उत्तर नहीं है। तो दोस्तों आप जानते हैं आर थ्योरी किसने दी है? थॉर्नडाइक के सिद्धांत में एस इंपॉर्टेंट है और स्किनर के सिद्धांत में आर इंपॉर्टेंट है, अर्थात दोस्तों ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत का उत्तर नहीं हो सकता। इसलिए गाइस ए फॉर अमेरिका इज द राइट। एक बार यस करें। हाँ सर, हम आपकी बात को समझ गए हैं, प्लीज सब लोग यस करें दोस्तों। गो, आइए, राइट, यस, राइट। अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन। आइए हो जाए दोस्तों, बहुत बार पढ़ाया है और आज कम से कम आज दोस्तों एकदम सही उत्तर देंगे। मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों इस पे क्वेश्चन आते हैं और आप देख सकते हैं। निम्नलिखित मत से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपनी अधिगम सोपानकी में सबसे नीचे रखा है? दोस्तों फिर सुनेंगे, अधिगम, किस अधिगम को दोस्तों आप जानते हैं रॉबर्ट गेने, मैंने बहुत बार पढ़ाया दोस्तों, तो आपको बताना है गेने ने अपने अधिगम की सोपानकी पे
किसको सबसे नीचे रखा है? प्रत्यय अधिगम को, श्रृंखला अधिगम को, संकेत अधिगम को, शाब्दिक अधिगम को। दोस्तों आइए हो जाए। यस, आई हो जाए दोस्तों। मैंने आपको ये भी बताया था कि जब निम्न कहा जाए तो कहां से काउंट करना है, और जब उच्च कहा जाए तो कहां से काउंट। बस दोस्तों मुझे ये मालूम है करना है। क्या आपको बात अभी तक याद है? तो आइए दोस्तों एक बार हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्या बोला था, कुल 8 चरण दिए हैं। किसने? हमारे रॉबर्ट गेनी ने। बहुत आता है दोस्तों, जिसमें पहला चरण है दोस्तों संकेत अधिगम, दूसरा चरण है उद्दीपक अनुक्रिया जो यहां पे नहीं है, तीसरा चरण है दोस्तों श्रृंखला अधिगम, छठा चरण है संप्रत्यय अधिगम, और चौथा चरण है शाब्दिक साहचर्य अधिगम। दोस्तों अब भाई आप खुद समझिए, सबसे हल्का जो होगा वो सबसे निम्न होगा। दोस्तों क्या मैंने आपको बोला दोस्तों, अगर जिन लोगों ने क्लास दिया है, मैंने आपको बोला था क्या, किसमें पहले 3 चरण पावलॉव से, थॉर्नडाइक से और स्किनर से क्रमशः लिए गए हैं। तो दोस्तों उन्होंने कहा यह तीनों चरण इतने आसान है कि पशु पक्षी भी सीख सकते हैं। जरा आप खुद बताइए दोस्तों, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे प्रयोग किया, स्किनर साहब ने पंछी के रूप में कबूतर पे प्रयोग किया, कुत्ते पशु पे प्रयोग किया पावलॉव ने। इसके मतलब पहले 3 लेवल सबसे आसान हैं। उन्होंने कहा बाद के लेवल सिर्फ मनुष्य सीख सकते हैं, तो जो सबसे आसान होगा वही सबसे निम्न स्तर होगा। सो द राइट आंसर इज गाइस संकेत अधिगम। दोस्तों बिल्कुल सही गाइस, आपको मैंने बताया था और आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया दोस्तों। तो थैंक यू। चलिए यस, क्वेश्चन नंबर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आइए। शिक्षण के दौरान, आइए दोस्तों शुरू करते हैं। शिक्षण, देखिए मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों कि शिक्षण कौशल से हमेशा क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। शिक्षण कौशल दोस्तों यूपी टीटी सुपर टीटी में एक बहुत बड़ा दोस्तों शिक्षण कौशल दोस्तों एक चैप्टर है। यहाँ चैप्टर दोस्तों सुपर टीटी के शिक्षण कौशल की बात नहीं कर रहे, चैप्टर सुपर टीटी और यूपी टीटी में चैप्टर कॉमन है। क्या? आइए, शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव किसका उदाहरण है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल का, समापन कौशल का, पुनर्बलन कौशल का, प्रस्तावना कौशल का। दोस्तों आइए एक बार हल्का सा इस बारे में मैं हल्का सा एक प्रकाश भी डालना चाहूंगा दोस्तों, इन तमाम बिंदुओं पर चलेंगे दोस्तों। आइए शुरू करते हैं, लेट्स गो। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। क्या? पहला दोस्तों समापन कौशल। जब आप एक चैप्टर को खत्म कर रहे हैं, बच्चों से पूछ ले, क्या बेटा क्या हम मोटी मोटी बातें समझ गए हैं, कोई डाउट हो तो बता दो, कुछ तुम्हें तो दोस्तों यह समापन कौशल हो गया। विद्यार्थी से बार बार दोस्तों अच्छा कर रहा है शाबाशी देना, कोई कक्षा में टॉप कर गया, बहुत अच्छा बेटा बहुत अच्छा, छात्रवृत्ति दे देना, पुस्तक इनाम में दे देना दोस्तों, यह उसे और अच्छा करने की कोशिश करवाना है। यह दोस्तों पुनर्बलन कौशल है, जो कि आपका उत्तर नहीं है दोस्तों, आप देख रहे हैं। और प्रस्तावना कौशल दोस्तों, गुरुजी को पहुंचते ही नहीं पढ़ाते रहना चाहिए, शॉर्ट में स्टोरी बताइए, पूर्व ज्ञान से जोड़िए, बालक में रुचि पैदा करिए ताकि वो पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। दोस्तों प्रस्तावना कौशल तत्पर बनाने के लिए होता है, अर्थात ये भी दोस्तों आपका उत्तर नहीं है दोस्तों। क्या मैंने क्या बोला था कि मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बोला था कि अगर महाराणा प्रताप पे वीर रस चल रहा है तो वहां रोनी सूरत बढ़ के मत आइए। और अगर दोस्तों लक्ष्मण के शक्ति लगने के बाद राम जी विलाप कर रहे हैं, हा 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 करके विलाप कर रहे हैं दोस्तों, तो जैसा सब्जेक्ट मैटर हो उसी हिसाब से आवाज को घटाना बढ़ाना, बोलते बोलते रुक जाना, क्लास में एक ही जगह मूर्ति की तरह नहीं चलते रहना दोस्तों, खड़े रहना, थोड़ा टहलते रहना दोस्तों, कुछ देर बाद विषय वस्तु को बदल देना, यह दोस्तों ताकि एक ही मुद्रा में विद्यार्थी ऊब न जाए, इसे स्टिमुलस चेंज या उद्दीपक परिवर्तन कौशल कहते हैं। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर दोस्तों, मुझे यकीन है आप समझ रहे हैं, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आइए। निम्न में से दोस्तों देखते जाएंगे, निम्न में से कौन सा संप्रेषण की प्रक्रिया का तत्व नहीं है दोस्तों? मीडिया, रीइंफोर्समेंट, फीडबैक, इंटरैक्शन। आई दोस्तों निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं दोस्तों? मतलब अगर ये ना रहे तो भी संप्रेषण हो जाए दोस्तों, वो तत्व कौन सा? निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? पहला माध्यम, दूसरा पुनर्बलन, तीसरा प्रतिपुष्टि, चौथा अंतःक्रिया। दोस्तों आइए एक बार देखते हैं। यस लेट्स गो। आइए दोस्तों, संप्रेषण पे मैं पहले भी काफी क्वेश्चंस ले चुका दोस्तों, आप खुद सोचिएगा। आप और मैं YouTube के माध्यम से जुड़े हैं दोस्तों,
या यूट्यूब चैनल, मैं यहां इलाहाबाद में पढ़ रहा हूं, आप भारत के तमाम हिंदी भाषी राज्यों से मुझे देख रहे हो, तो दोस्तों मैं यहां से चिल्लाऊं कि आप मुझे देख पाओगे या सुन पाओगे? नहीं जी। यूट्यूब हमारा माध्यम है, बिना माध्यम के संप्रेषण नहीं होगा, अर्थात ये सही है, इसलिए आपका उत्तर नहीं है दोस्तों। अगला प्रतिपुष्टि। अब दोस्तों अब जरा सोचिए गाइज, मैं सामने वाले चिल्ला रहा हूं, ये भाई पीछे से कार आ रही, भाई पीछे से हट जा भाई, कार आ रही है। अब चिल्ला रहा हूं दोस्तों, खूब चिल्ला रहा हूं, बाद में पता चला कि वो तो बहरा है दोस्तों। इसलिए गाइज संदेश सिर्फ भेजना इनफ नहीं होता, सामने वाले का रिटर्न करना भी जरूरी होता है, इसलिए फीडबैक जरूरी है, अर्थात दोस्तों ये भी सही है, इसलिए ये भी आपका उत्तर नहीं दोस्तों। और संदेश, क्या संप्रेषण एक तरफा होता है? अरे दो लोग बात करेंगे तभी तो संप्रेषण होगा, अर्थात दोस्तों ये भी आपका उत्तर नहीं, क्योंकि अंतःक्रिया तो शायद संप्रेषण का सबसे जरूरी हिस्सा है। तो गलत दोस्तों क्या है? पुनर्बलन। कोई दोस्तों गाइज हर संदेश यूनिक होता है, हमको बार बार वही संदेश दोहराने की जरूरत नहीं गाइज। पुनर्बलन संदेश में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो द राइट आंसर इज गाइज व्हाट? द राइट आंसर इज पुनर्बलन। एक बार यस करेंगे, हाँ सर हम आपकी बात को समझ रहे हैं, लेट्स गो राइट। आइए बिल्कुल सही दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 आइए करा दोस्तों, मतिबंध। दोस्तों जो बच्चे मंदित मना, मतलब दोस्तों जो मानसिक रूप से कमजोर बालक हैं, उनके लिए शिक्षा का कौन सा अनुदेशन दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा? कौन सा तरीका? पहला वैयक्तिक अनुदेशन, उच्च स्तरीय पाठ्यचर्या, संवर्धन उपागम, त्वरण उपागम दोस्तों हो जाए। आई इसको हर क्वेश्चन दोस्तों आज यूनिक रहेगा, आपको मजा आएगा। आपको आज के क्वेश्चंस में दोस्तों मेरा मोटो था धीरे धीरे चले, मैं दोस्तों एक सॉलिड ग्राउंड पे यकीन करता हूं, मैं चाह रहा थोड़ा धीरे धीरे चले। और दोस्तों आप लोगों को लगा कि नहीं सर यूपीटीटी ले ही नहीं रहे हैं, तो मुझे लगा नहीं यार यूपीटीटी तो मगता है यार, यूपीटीटी तो लेना पड़ेगा लग रहा है। चलिए दोस्तों मैंने यूपीटीटी कवर करना शुरू कर दिया है, आइए देखते हैं। यस लेट्स गो, शुरू करते हैं। यस आइए। अब दोस्तों एक बात बताइए, एक तो ये मंदबुद्धि, कॉमन सेंस दोस्तों, कहीं कहीं आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। एक तो ये मंदबुद्धि बालक है, तो इसके लिए उच्च स्तरीय पाठ्यचर्या की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। संवर्धन कार्यक्रम पहले जान ले दोस्तों, इसे एनरिचमेंट प्रोग्राम कहते हैं। क्या कोई बच्चा, ये प्रतिभाशाली बच्चों के लिए है क्या, कि प्रतिभाशाली बच्चा पढ़ने में इतना तेज होता है कि नॉर्मल पुस्तकें खत्म कर देता है, इसलिए उसको खेल कूद संगीत जैसी और चीजें सिखाते हैं एनरिच करने के लिए, अर्थात दोस्तों ये भी आपका उत्तर नहीं है। त्वरण उपागम, त्वरण अधिगम की गति को तेज करना। एक तो ये मंद बुद्धि है दोस्तों, इसलिए हो सके तो ऐसे बालकों को निजी स्तर पे ध्यान दिया जाएगा। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। यस आगे चलेंगे दोस्तों, राइट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों? यस आज सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, शिक्षा एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है दोस्तों। हो जाए आइए, निम्न में से कौन सा कथन आपके अनुसार दोस्तों सत्य नहीं है? आइए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं दोस्तों? आइए दोस्तों हम सभी जानते हैं, यस इसको आइए चलेंगे मेरे बच्चों, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं दोस्तों? हम सभी जानते हैं सीखना। देखिए गाइज हम पढ़ते ही हैं, गेट्स की परिभाषा करती है क्या कि दोस्तों प्रशिक्षण द्वारा, अभ्यास द्वारा व्यवहार परिवर्तन करना ही अधिगम है दोस्तों। चाहे परफेक्ट तो नहीं है बहुत डेफिनेशन, पर काम चला हुआ है, चलती है दोस्तों, अर्थात यह सही है, इसलिए यह आपका उत्तर नहीं है दोस्तों। यस, शिक्षा एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया दोस्तों, शिक्षा लेने में दम लगता है, पैसा खर्च होता है। अगर हमको कोई काम नहीं दोस्तों, कोई बिना कारण के क्यों शिक्षा लेगा दोस्तों? जरूरी नहीं कि शिक्षा का उद्देश्य हमेशा सरकारी नौकरी पाना हो, अपने ज्ञान के लिए, अपनी प्रवीणता के लिए भी लोग शिक्षा लेते हैं। पर दोस्तों एक बात तो साफ है कि शिक्षा का कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है, अर्थात ये सही है, ये भी आपका उत्तर नहीं दोस्तों। अगला, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया दोस्तों, बिल्कुल सही। वृद्धि दोस्तों बायोलॉजिकल होती है, क्योंकि वृद्धि सिर्फ बॉडी तक संबंधित होती है, अर्थात ये भी सही है। पर दोस्तों मैंने ही, याद करिए मैंने आपको बताया था दोस्तों क्या कि विकास ज्यादातर दोस्तों, जैसे भाषा विकास को आप नहीं देख सकते, आप बौद्धिक विकास को नहीं देख सकते, एक गुणात्मक विकास है। पर दोस्तों मस्तिष्क का विकास मैंने आपको पढ़ाया हुआ है चैप्टर में कि शैशवावस्था में मस्तिष्क का 90% विकसित हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों
कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो मात्रात्मक भी है पर ज्यादातर गुणात्मक है, जबकि ये क्या कर रहा है, एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। यही गलत है दोस्तों, क्योंकि यह मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी है। दोस्तों आगे चलते हैं, लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 8। आइए शुरू करते हैं, आइए हो जाए दोस्तों। कुछ दमदार क्वेश्चन देखते हैं कि एक बालक की किसी विशेष क्षेत्र में कोई क्षमता, दोस्तों जैसे गणित की आप सवाल लगाने की क्षमता, एक बालक में किसी विशेष क्षेत्र में जो योग्यता होती है या विशिष्ट क्षमता होती है, उसे आप क्या कहते हैं? मूल्य कहते हैं, रुचि कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं, या दोस्तों कहते हैं अभिक्षमता। दोस्तों आ जाए, एक बार हो जाए। यस, आइए शुरू करते हैं। ओके, शुरू करते हैं दोस्तों। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बस शुरू करते हैं दोस्तों। क्षेत्र विशेष में देखिए गाइस, आप सिंपली सोचिए, अगर आप गणित में देखिए गाइस, आपने कभी दोस्तों अगर आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते हो, क्या लिखा होता है? गणितीय अभिक्षमता, इट्स कॉल्ड व्हाट? मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, लैंग्वेज एप्टीट्यूड, जीके एप्टीट्यूड लिखा होता है दोस्तों। अर्थात यह मूल्य नहीं होगा, यह रुचि नहीं होगा दोस्तों। किसी विशेष क्षेत्र में आपके कार्य करने की क्षमता को हम एबिलिटी भी नहीं कहते दोस्तों, इसके लिए सही शब्द है एप्टीट्यूड। क्या है दोस्तों? एप्टीट्यूड, जिसे हम क्या बोलते हैं? अभिक्षमता। सो द राइट आंसर क्या है? सी फॉर चेन्नई। दोस्तों सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है सी फॉर चेन्नई। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे। आई इसको आई अब दोस्तों हो जाए दमदार तरीके से। ब्रूनर के प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती है? दोस्तों हो जाए दमदार। पढ़ाया गया, ब्रूनर भी पढ़ाया है, आप ये कह नहीं सकते सर आपने पढ़ाया नहीं सारे कोर्सेज में। इसलिए दोस्तों मुझे कम से कम आपसे दोस्तों इस एरिया में तो बहुत ही ज्यादा उम्मीद है दोस्तों। मैं चाहूंगा कि आप मुझे सही उत्तर देगा, इस अच्छा लगेगा। आइए ओके, देखिए गाइस, बात है उम्र की दोस्तों। बात यहां देखिए गाइस, एक बार मैं भी कंफ्यूज हो गया था। बात है उम्र की दोस्तों, कैसे मैच करेंगे? आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मैंने बोला था ब्रूनर ने दोस्तों 3 अवस्थाएं दी है, पहले जान ले। ब्रूनर ने विकास की 3 अवस्थाएं दिया है, जिसे पहली को संक्रियात्मक, सिर्फ संक्रियात्मक या सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो दोस्तों चलती है 0 से 1 वर्ष का, 0 से 1 वर्ष दोस्तों। दूसरी अवस्था को प्रतिबिंबात्मक अवस्था कहते हैं, मिरर इमेज स्टेज, प्रतिबिंबात्मक अवस्था कहते हैं, और यह चलती है 1 से 7 वर्ष। और लास्ट वाले को दोस्तों सांकेतिक या सिंबॉलिक अवस्था कहते हैं, सिंबॉलिक स्टेज, और यह 7+ चलती है दोस्तों। व्हाट? 7+ का मतलब 7 वर्ष से आगे दोस्तों। अब इस हिसाब से देखेंगे तो एज वाइज दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मैच करती है किससे? पियाजे की अवस्थाओं से। सो द राइट आंसर इज गाइस व्हाट? राइट आंसर इज गाइस डी फॉर डेनमार्क। भाई यस करेंगे, हाँ सर समझ गए हैं। तो इस हिसाब से अगर आप खुद ही देखिए तो दोस्तों सिंपल सी बात है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जिससे मैच करती है वर्ष वाइज, ईयर वाइज दोस्तों, मतलब समय वाइज, काल की अवधि की वाइज। आइए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों। आइए हो जाए, कौन व्यक्तित्व के सील गुण सिद्धांत से नहीं जुड़ा है दोस्तों? आइए हो जाए, हो जाए। निम्न में से कौन व्यक्तित्व के सील गुण सिद्धांत से नहीं जुड़ा है दोस्तों? आपको पहले ही बता चुका हूं और मुझे यकीन है मेरे बच्चों आप जानते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए, इनमें से कौन व्यक्तित्व के सील गुण सिद्धांत से नहीं जुड़ा है? पहला फ्रायड, दूसरा आइजेंक, तीसरा कैटल, चौथा आल्पोर्ट। आई इसको आई तो हम सभी जानते हैं गाइस क्या, कि इस दुनिया में दोस्तों, ध्यान सुनेंगे, फिर से एक बार बताता हूं, मैंने हाल में इसको फिर से बताया था, एक बार फिर से बताता हूं दोस्तों। व्यक्तित्व के सिद्धांतों को 2 भागों में बांटा गया दोस्तों, मोटा मोटा। टाइप थियरीज,
जो प्रकार सिद्धांत, इसे बोलते हैं क्या, प्रकार सिद्धांत। दूसरा आपने सुना होगा सील गुण, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेट थियरी दोस्तों। तो आप अगर आप देखते हैं सील गुण सिद्धांत दोस्तों, तो जैसे तमाम लोग व्यक्तित्व के प्रकार बताते हैं, स्थूल काय, फलाकाय, अंतर्मुखी, ढेकामुखी, यह प्रकार है। यह कौन सा सिद्धांत है दोस्तों, टाइप थियरी। पर दोस्तों कुछ बाद में ऐसे सिद्धांत आते जो कहते हैं व्यक्तित्व प्रकार व्यक्तित्व का निश्चित नहीं हो सकता, व्यक्तित्व के गुण बदलते रहते हैं। प्रकार में आदमी, भाई आप बोलो कि भाई ईमानदार व्यक्तित्व है, कल भूत देखिएगा कैसे कैसे सुधार होगा कि अगर हम बोले कि नहीं यार राम बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है, या उसके व्यक्तित्व का एक गुण है ईमानदार, कल राम का दोस्तों इरादा बदल गया, घूस लेते हुए पकड़ा गया, तो क्या आपको लगता है उसका व्यक्तित्व बदल नहीं गया दोस्तों? इसलिए उन्होंने कहा व्यक्तित्व को प्रकार में नहीं गुणों में आका जाना चाहिए, और इसलिए ऐसे सिद्धांत को हम ट्रेट थियरी कहते हैं। और ऐसा पहला सिद्धांत दिया था दोस्तों किसने, ऑलपोर्ट ने। फिर से सुनेंगे, दुनिया का पहला गुण सिद्धांत ऑलपोर्ट ने दिया था। दूसरा दोस्तों कैटल ने, और बाद में दोस्तों कैटल के और यूंग के सिद्धांत को मिला करके अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, मानसिक विक्षिप्तता के 4 कॉर्नर को लेकर आइजेंक ने दिया दोस्तों सिद्धांत, हैंस आइजेंक ने। ये तीनों के तीनों सिद्धांत सील गुण के हैं दोस्तों। जबकि आप जानते हो फ्रायड ने व्यक्तित्व की अवस्थाएं दी हैं, इड ईगो सुपर ईगो बताया है, पर इसने सील गुण नहीं बताया गया। इस तो द राइट आंसर इज ए फॉर अमेरिका दोस्तों। सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है ए फॉर अमेरिका। चलेंगे दोस्तों अगला 11वां। आइए, मैंने दोस्तों ये बहुत ही फिर से गाइड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कॉल इट वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोस्तों फिर से आएगा, आई एम टेलिंग यू, ये फिर से आएगा दोस्तों। आइए शुरू करते हैं, आइए लेट्स गो। आइए, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं को ध्यान नहीं देता है, वह क्या कहलाती है दोस्तों? आयोजन, उद्भवन, प्रबोधन, अनुवादन। दोस्तों देखेंगे, यस प्रेपरेशन मैंने पढ़ाया हुआ है दोस्तों, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप जरूर बताएं। उद्भवन, इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन, प्रबोधन, दिमाग की बत्ती जलना, कॉल्ड इल्यूमिनेशन, और वेरिफिकेशन दोस्तों सत्यापन, वेरिफिकेशन कॉल्ड व्हाट, आप इसे चाहो तो सत्यापन भी कह सकते हो, मूल्यांकन चाहो तो आप इसे मूल्यांकन भी कह सकते हो। बहुत सारे नाम है पर इंग्लिश यही है दोस्तों। मैं दोस्तों ये बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सृजनात्मकता के 4 चरण दोस्तों जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको दोस्तों, और मैंने सृजनात्मकता का चैप्टर दोस्तों आपको काफी डीप पढ़ाया है, तो आइए एक बार दोस्तों शुरू करते हैं। क्या दोस्तों, सृजनात्मकता के 4 चरण दोस्तों कॉफमैन, कॉफमैन और उनके सहयोगी दोस्तों ग्राहम वॉल्स ने दिए हैं। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ग्राहम वॉल्स। तो आपको बता दें दोस्तों, ये चारों चरण, आपका गुड न्यूज क्या है, ये चारों चरण आपको एक क्रम में दिख रहे हैं दोस्तों। तो आइए मैं एक बार इसको हल्का सा फिर से एक्सप्लेन कर दूं दोस्तों। क्या किसी भी दोस्तों, जैसे हमको कोई आविष्कार करना है दोस्तों, अब जैसे जैसे समझिए दोस्तों सृजनात्मकता क्या, कि जैसे दोस्तों बल्ब बनाया होगा दोस्तों किसने, हमारे थॉमस अल्वा एडिसन ने। दोस्तों पहले ही हम सब जानते हैं थॉमस अल्वा एडिसन की कहानी, कौन नहीं जानता, कई बार वो पहले ही फ्लॉप रह चुका था दोस्तों। इसलिए वो क्या कर रहा था, क्या कर रहे थे एडिसन साहब, क्या कर रहे थे, बार बार फ्लॉप हो रहा था, पर दोस्तों दिमाग में प्लान था कुछ करने का। यह दोस्तों आयोजन है कि दुनिया को प्रकाशित कैसे करे, सिर्फ शुरुआत होना, तैयारी। दोस्तों क्या तुरंत उसने बल्ब बना लिया होगा दोस्तों? क्या तुरंत भाई नहीं नहीं मुझे बल्ब बनाना है, मुझे प्रकाश बनाना है, पहले तो उसे पता भी नहीं होगा कि कैसे बनता है। कई बार शुरुआत की होगी, गलत दिशा में चला गया होगा, झूठ निकल गया हो दोस्तों, ये बहुत आता है। फिलहाल आपको बता दें, यहां पे उत्तर भी यही है दोस्तों। क्या सृजनात्मकता की वह अवस्था जब व्यक्ति सोचता है, असफल हो जाता है, फिर लौट आता है, फिर आगे जाता है, फिर असफल होता है, फिर लौट आता है, जब तक कि सही राह न मिल जाए। इसे सुप्तावस्था कहते हैं। क्यों? क्योंकि सॉलिड सॉल्यूशन नजर नहीं आता। यह उद्भवन है दोस्तों, और इसे मैं हमेशा जब मैंने आपको पढ़ाया था तभी बोला था, इसे बोलते हैं दिमाग की बत्ती जलना। क्या कि अचानक दोस्तों सोचिए, रोज रोज कोई आविष्कार नहीं करता, बड़े बड़े वैज्ञानिक उठा के देखो, क्या रोज उन्होंने आविष्कार किए? नहीं, अचानक दोस्तों कि नहीं नहीं अरे वाह यार मुझे मंजिल मिल गई। ये दिमाग की बत्ती जलना, मेंटोस दोस्तों क्या है, आविष्कार कर डालना, गॉट द सक्सेस, आपको सफलता मिल गई। और दोस्तों तब
जब आपको सफलता मिल जाएगी तो आप एक बार टेस्ट करोगे कि आपने आविष्कार सही दिशा में किया है कि गलत दिशा में किया। दोस्तों मैंने क्या बोला था लास्ट टाइम कि आप नौकरी करने जाते हो तो वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है कि भाई आप टीचर बनने आए हो, बीएड है कि नहीं, बीटीसी है कि नहीं। ठीक उसी तरह से जो आपने बनाया है वो सही बना है या नहीं बना है दोस्तों, यह जानना ही क्या है, मूल्यांकन करना। दोस्तों पहले तैयारी करना, कुछ समय तक सोचना पर मंजिल नजर आना, अचानक रास्ता दिख जाना और अपने आविष्कार, अपने खोज की वैधता मूल्यांकन करना, सत्यापित करना कि यह वही काम करती है जो मैंने सोचा है या नहीं। इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, अनुवादन। सो द राइट आंसर इज गाइस व्हाट, बी फॉर बॉम्बे। एक बार यस करें। हाँ सर हम समझ गए हैं, सब लोग यस करें दोस्तों। ओके आइए क्लियर कर दिया जाए दोस्तों, हम समझ गए हैं, आगे चलते हैं। यस इसको जी बिल्कुल सभी लोग समझ गए दोस्तों, आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 12 हाई, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? आई बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? पहला अर्थ विज्ञान, वाक्य विन्यास, ध्वनि ग्राम, रूप ग्राम। दोस्तों आई बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? आइए तो मैंने दोस्तों आपको अभी आज, मुझे यकीन है दोस्तों जो हमारे बच्चे देख रहे हैं अभी दोस्तों, आज ही मैंने सीटीटी वालों को और दोस्तों केबीएस जैसे बच्चों को दोस्तों मैंने पढ़ाया है क्या कि दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों अर्थ नहीं देती, यह साउंड। देखिएगा मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, दो शब्द हैं, ध्वनि ग्राम का ही दोस्तों नाम क्या है? स्वनिम, या इसी को हम बोलते हैं क्या? फोनीम, इट्स कॉल्ड फोनीम। और दोस्तों रूप ग्राम को ही बोलते हैं मॉर्फीम, क्योंकि मॉर्फोलॉजी आकृति दिखाता है दोस्तों, मॉर्फीम। और दोस्तों अब सुनिए गाइस, देखिए गाइस क्या होता है, जो ध्वनि ग्राम होता है दोस्तों, बच्चा जैसे मैंने क्या बोला था, कोई आवाज निकालता है, यह साउंड है। बच्चे को थोड़ी पता है कि मैं हिंदी का थ प्रोनाउंस कर रहा हूं, हिंदी वर्णमाला का च मैं सीख गया बोलना। यह ध्वनि है दोस्तों, बोलते बोलते उसकी आवाज से, तुतलाने से, हकलाने से, हाँफने से जो साउंड निकलती एक्सप्रेशन की, उसे दोस्तों हम ध्वनि ग्राम या स्वनिम कहते हैं। इसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। पर दोस्तों बोली जाने वाली भाषा की यह छोटी इकाई, देखिए इसमें एक डाउट रहेगा, यह ध्वनि ग्राम है, इसका अर्थ नहीं दोस्तों, पर शाब्दिक अर्थ कौन देता है? जब दो शब्द जैसे दोस्तों रा और म, अलग अलग कुछ नहीं दोस्तों, पर अगर इसे राम लिख देते एक नाम को इंगित करता है। पहली शाब्दिक अर्थ देने वाला इकाई क्या है? रूपिम है, मॉर्फिम है। दोस्तों बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों हम यहाँ पे ध्वनि ग्राम को ही उठा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों बोलने के ही काम आती है, बस ये एक साउंड को सूचित करती है। बाकी अगर दोस्तों अर्थ वाला हो तो हम इसमें लगाएंगे ऐसा। इसको आगे चलते हैं। इसको क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों आइए दोस्तों, क्या अगर आपको अपनी कक्षा में बच्चों में सृजनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना है, किसको बढ़ावा देना है दोस्तों? सृजनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना है, तो आप किसी प्रश्न को किस तरीके से पूछेंगे? पहला, इससे कौन बता सकता है? बी, इससे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है? सी, क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? डी, सही उत्तर बताएं दोस्तों। आइए इसको शुरू करते हैं। यस ओके, निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? यस इसको अब दोस्तों अगर आप इसे ध्यान से आप खुद देख रहे हैं तो आपको अपने आप पता चल गया होगा क्या कि जो देखिएगा सृजनात्मक चिंतन क्या है दोस्तों, हम लोग कई लोग जानते हैं यह है डाइवर्जेंट थिंकिंग। दोस्तों कैसी? डाइवर्जेंट थिंकिंग। जब आप कई दिशाओं में, क्या इट्स कॉल्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग, और इसे दोस्तों हम हिंदी में बोलते हैं अपसारी चिंतन। इसे हम दोस्तों अपसारी चिंतन, इसे और तमाम नाम से दोस्तों बहुविध चिंतन, लचीला चिंतन, कई कई नाम से, फ्लेक्सिबल थिंकिंग, बहुत बहुत तमाम नामों से जानते हैं दोस्तों। क्या अब जब आप कई दिशा, भाई नया कब करोगे? जब परंपरा तोड़ोगे तभी तो नया करोगे भाई, जब पारंपरिक सोच से कुछ अलग करेंगे तभी तो कुछ नया सोचेंगे। इसलिए दोस्तों क्या कहता है, जब आप पूछा जाए इसे कौन बता सकता है, एक आदमी बोला अरे सर मैं बता सकता हूं, दोस्तों इसमें सृजनात्मकता कहां आई?
इसलिए यह आपका उत्तर नहीं है दोस्तों। अगला, इससे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है, यहां थोड़ी विविधता है, पर दोस्तों हमेशा सारे ऑप्शन पढ़ें। अगला, क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? उत्तर है हां या नहीं। अब इसमें दोस्तों कौन सी ऋणात्मकता है, क्योंकि तो बंद अंत वाला प्रश्न हो गया, खुले अंत वाला नहीं, अर्थात दोस्तों ये भी गलत हो गया। सही उत्तर बताएं। सही उत्तर भी दोस्तों एक ही होगा, ये भी आपका सही उत्तर है दोस्तों। क्या कि क्या हम इस समस्या को विविध प्रकार से समझ सकते हैं, क्या इस प्रश्न को विविध नजरिए से देख सकते हैं दोस्तों, यह कहलाता है कैसा चिंतन। चिंतन जो दोस्तों सृजनात्मक है, क्योंकि यहां कई प्रकार के दृष्टिकोणों का स्वागत किया जाएगा। सो द राइट आंसर इज गाइस बी फॉर बॉम्बे दोस्तों। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है बी फॉर बॉम्बे। आगे चलेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 आई। सूक्ष्म शिक्षण क्या है दोस्तों? हो जाए, इंग्लिश लिखता हूं दोस्तों, आप धोखा खा जाएंगे। सूक्ष्म शिक्षण क्या है? मूल्यांकन शिक्षण, प्रभावशाली शिक्षण, अवसरेरियन शिक्षण, वास्तविक शिक्षण। इवेल्युएशन टीचिंग, इवेल्युएशन टीचिंग, टीचिंग तो समझ ही रहे हैं। इफेक्टिव टीचिंग, इफेक्टिव टीचिंग, स्केल्ड डाउन टीचिंग, स्केल्ड डाउन टीचिंग, रियल टीचिंग दोस्तों हो जाए। यह यकीन है कि आप, इसलिए मैंने इंग्लिश लिखा दोस्तों, ताकि मैं जानता हूं कि आपको थोड़ा और मदद मिल जाए। क्या सूक्ष्म शिक्षण क्या है? सूक्ष्म शिक्षण क्या है? मूल्यांकन शिक्षण है, प्रभावशाली शिक्षण है, अवसरेरियन शिक्षण है, या वास्तविक शिक्षण है? भाई देखते हैं। पहली बात तो जान ले दोस्तों, क्या इतनी बार पढ़ा चुका हूं, काफी लोग, कई बार दोस्तों इसको ऑनलाइन भी पढ़ा चुका हूं। क्या सूक्ष्म, आप सब जानते हैं दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण क्या है? सूक्ष्म शिक्षण खुद टीचर को सिखाने के लिए, किसको सिखाने के लिए है? टीचर को। और दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, सूक्ष्म शिक्षण में क्या सिखाए जाते हैं? शिक्षण कौशल। मेरे बच्चों क्या सिखाया जाता है? शिक्षण कौशल। यह मूल्यांकन शिक्षण स्टूडेंट के लिए नहीं है। अगला, प्रभावशाली शिक्षण। दोस्तों प्रभावशाली शिक्षण तो हर शिक्षण होता है, क्या सूक्ष्म शिक्षण इसमें खास है? हर शिक्षण वास्तविक शिक्षण होता है। पर दोस्तों क्या स्केल्ड डाउन मीन्स होता है किसी चीज की अवधि को, लंबाई चौड़ाई को या सीमा को घटाना, घटा देना, कम कर देना। और हम सभी जानते हैं दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण में एलन की परिभाषा क्या कहती है दोस्तों? क्या सूक्ष्म शिक्षण एक सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें कम संख्या वाली कक्षा को कम समय में एक शिक्षक ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य संपन्न करता है दोस्तों। अर्थात जिसमें समय, क्लास का आकार घटा दिया गया हो। सो द राइट आंसर क्या है? सी फॉर चेन्नई। ये भाई यस करें, हाँ सर आप समझ गए हैं? मुझे बताया जाए दोस्तों, यस क्लियर किया जाए, सर समझ गए हैं, राइट? इसको आई ओके। अब स्केल डाउन दोस्तों एक क्वेश्चन आया था, आप जाके देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन इसी साल यूपीटीटी में आया, पिछले वाले पेपर में जाइए आज एक बार देखिएगा, पिछले साल के ही पेपर में आया है। स्केल डाउन टीचिंग, कम समय, स्केल डाउन मतलब दोस्तों अवसरेरियन, जिसका समय घटा दिया हो दोस्तों। हाँ आइए इसको आगे चलते हैं। इसको क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, आइए हो जाए। आइए दोस्तों आपके कूट भी हैं दोस्तों, मैं तो चाहूंगा आप कूट देखो ही मत। चलिए एक बार देखते हैं। करा क्या? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए दोस्तों। तो आइए देखते हैं। पहले दोस्तों नाम जान ले, सूची में कौन कौन नाम है। हल का नाम है, मैकडूगल का नाम है, फ्रायड का नाम है, मैस्लो का नाम है दोस्तों। गेस करिए। आइए चलिए मैच करते हैं दोस्तों। मैं चाहूंगा आप एक बार, आप हम सब लोग मैच करें। आइए शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने पहले ही बोला था, तो हम सभी जानते हैं क्या यह सिद्धांत कैसे दिया गया दोस्तों। हल, जिसे वास्तव में सबलीकरण का असली जनक कहा जाता है दोस्तों, हल ने अपने दोस्तों अधिगम के सिद्धांत में, जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, उन्होंने क्या कहा दोस्तों कि किसी भी प्रकार के अधिगम की शुरुआत आवश्यकता से होती है। प्रेरणा, भाई हमको जो चीज नहीं चाहिए हम उसके लिए क्यों प्रयास करेंगे। और उन्होंने कहा आवश्यकता से एक तनाव पैदा होता है। भोजन क्या है? आवश्यकता है, पर भोजन नहीं भगाता,
मैंने आपको बोला दोस्तों भगाती है, ड्राइव, चालक, जिसे हम तमाम नाम से अंतर्नोत, प्रणोत, तमाम नामों से जानते हैं दोस्तों। अर्थात हल ने दिया है कौन सा सिद्धांत? प्रणोत, घटाने का सिद्धांत दोस्तों। आइए, मैकडूगल को दोस्तों कौन नहीं जानता? मैकडूगल ने दिया है क्या? मूल प्रवृत्ति, बेसिक इंस्टिंक्ट का सिद्धांत दोस्तों। आइए देखते हैं, फ्रायड जनक है किसके? मनोविश्लेषण के दोस्तों, ये भी एकदम सही है। और मैस्लो ने दिया है दोस्तों कौन सा सिद्धांत? आवश्यकता का सिद्धांत, आवश्यकता का पदानुक्रमित सिद्धांत दोस्तों। अब अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा क्या इसका उत्तर होना चाहिए। क्या 4 2 3 1 क्या होना चाहिए दोस्तों? 4 2 3 1। आइए कोड देखते हैं दोस्तों इसको। 4 2 3 1। यस, डी इज द राइट आंसर। सही उत्तर क्या है? डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर दोस्तों। अब आप समझ गए होंगे सही उत्तर है। और आपने दोस्तों लिख के, मेरे बच्चों बहुत बढ़िया, आपने देखा लिख के भेज दिया है दोस्तों आपने। यस, 4 2 3 1 इज द राइट आंसर दोस्तों, बिल्कुल सही। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों। बहुत ही बड़े नाम है दोस्तों, मैं चाहूंगा एक बार आप जरूर जान ले। आइए आइए। यस, पिछड़े दोस्तों, ध्यान सुनेंगे दोस्तों। आइए, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक भागफल, एजुकेशनल आईक्यू दोस्तों, इट्स कॉल्ड ईक्यू। जैसे आईक्यू होता है दोस्तों वैसे ईक्यू होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के तमाम एग्जाम्स में आता है। तो एक बार इसको देखते हैं। क्या पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक ईक्यू या एजुकेशनल कोशेंट की अवधारणा किसने दी है दोस्तों? गॉर्डन ने, स्कोनेल ने, बर्टन हॉल ने, या दोस्तों सिरिल बर्ट ने दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। यस, आइए। ओके, दोस्तों जैसा मैंने आपको कहा था दोस्तों, पिछड़े, ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहले तो मैं चाहूंगा दोस्तों कि आप ये जान ले कि हु इज द मैन। दोस्तों जैसे आपने आईक्यू का कंसेप्ट सुना था, वैसे ही दोस्तों जो ईक्यू होता है दोस्तों, मैं थोड़ा भूल रहा हूं, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु दोनों को जोड़ करके उसका आधा लेकर दोस्तों भाग देते हैं 100 से, उससे ईक्यू निकलती है एक स्टूडेंट की दोस्तों। और यह प्रोसेस दुनिया में पहली बार शुरू किया था सिरिल बर्ट ने दोस्तों। पहले उत्तर जान ले और मैं चाहूंगा आप इस पे कुछ और बातें सुने दोस्तों। सिरिल बर्ट ऐसे पहले व्यक्ति थे दोस्तों जिन्होंने मंद बुद्धि बालकों का दोस्तों, सॉरी माफ करेंगे, पिछड़े बालकों का ईक्यू, एजुकेशनल कोशेंट ज्ञात करना शुरू किया दोस्तों। मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं जो। आइए दोस्तों, बर्टन हॉल, यहां दोस्तों 2 लोगों की परिभाषा पिछड़े बालकों की बहुत आती है। तो मैं सिरिल बर्ट की आपको कई बार बता चुका हूं दोस्तों। सिरिल बर्ट ने क्या कहा था? सिरिल बर्ट ने कहा था क्या कि पिछड़ा बालक वह बालक है जो अपनी कक्षा के ठीक नीचे वाली कक्षा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता। दोस्तों फिर सुनेंगे, पिछड़ा बालक वह बालक है जो अपनी कक्षा के ठीक नीचे वाली कक्षा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता। दोस्तों कितनी चालाकी से यह परिभाषा दोस्तों बनाई गई है। क्या कह रहा है, एक बार सुनेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है कि मतलब आप 10वीं में हैं, आप 9वीं का प्रश्न नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप ये बहाना दोस्तों, अगर मान लीजिए 9-10 साल बीत गया, आपको बोला अरे यार हटाओ यार, मुझे तो सब आता था, मैं भूल गया हूं, आप ये कह के निकल जाओगे। पर दोस्तों अगर आप 6वीं में पढ़ रहे हो और 5वीं का सवाल नहीं लगा पाते दोस्तों, आपको क्या बोला, आप ये बहाना भी नहीं बता सकते, अरे यार मैं तो भूल गया यार। तो यहां दोस्तों ये बहाना भी नहीं चलेगा। तो कह रहा क्या कि पिछड़ा बालक वह बालक है जो अपने ठीक नीचे की कक्षा की समस्या सॉल्व नहीं कर पाता। यह सिरिल बर्ट की परिभाषा है दोस्तों। तो 3 बातें, 3 प्रश्न। क्या शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के अध्ययन के जनक कौन है? सिरिल बर्ट, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, क्या उन्होंने उनकी बुद्धिलब्धि निकालने के लिए, सॉरी शैक्षिक उपलब्धि, ईक्यू दोस्तों, ईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया, शैक्षिक लब्धि या इसे एजुकेशनल कोशेंट कहेंगे। और तीसरा दोस्तों उन्होंने कहा है जो परिभाषा दोस्तों, बर्टन हॉल ने कहा है क्या सुनते जाओ दोस्तों, क्या पिछड़ा बालक, एक और परिभाषा सुनेंगे, पिछड़ा बालक वह बालक है जिसकी शैक्षिक उपलब्धि अपनी कक्षा के अन्य बच्चों के मुकाबले कम होती है जबकि क्षमता समान होती है दोस्तों। यह बर्टन हॉल की परिभाषा है दोस्तों, और यह भी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हमारा उत्तर है दोस्तों, क्या हमारा उत्तर है डी फॉर डेनमार्क। सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है डी फॉर डेनमार्क। अगला चलेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा अच्छे परीक्षण की विशेषताओं में से एक नहीं है?
ये दोस्तों हमेशा लेता हूं, क्वेश्चन काफी हॉट रहता है। निम्न में से कौन सा अच्छे परीक्षण की विशेषताओं में से एक नहीं है? विश्वसनीयता, वैधता, निष्पक्षता, योग्यता। गाइस इसको आइए देखते हैं। यस, निम्न में से कौन सा एक अच्छे परीक्षण की विशेषताओं से अलग है? विश्वसनीयता, वैधता, निष्पक्षता या योग्यता। दोस्तों मैंने बहुत बार शब्द दिए हैं क्या कि कोई परीक्षण, ध्यान से देखिए दोस्तों, आपके उत्तर भी आने लगे हैं, बिल्कुल सही, आपके उत्तर आने लगे दोस्तों। यस, मैंने क्या बोला था? कोई परीक्षण जब जिसके लिए बनाया गया था सिर्फ उसी उद्देश्य की पूर्ति करे दोस्तों, तो उसे क्या बोला जाए? उसे क्या वैधता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वैधता। अर्थात यह परीक्षण की विशेषता है। यह अब आपका देखिए दोस्तों, जैसे आपने ठंड में हीटर ऑन किया हाथ को गर्म करने के लिए, अब आपको पता चला हाथ रखे बर्फ जैसा ठंडा हो रहा है, तो अपन समझ नहीं पाएंगे यार एसी का काम कर रहा है, हीटर का काम कर रहा है। तो इसने वो काम नहीं किया जिसके लिए आप उसको लाए थे, नहीं पाई गई क्या वैधता। इसलिए वैधता तो होनी चाहिए, इसलिए दोस्तों ये सही है, इसलिए आपका उत्तर है दोस्तों विश्वसनीयता। क्या दोस्तों, अगर जरा सोचिए गाइज, अगर एक ही प्रोडक्ट मार्केट में, कोई प्रोडक्ट दोस्तों जरा सोचिए, जैसे दोस्तों एक दुकानदार के यहां हम साबुन लेने जाते हैं, एक आदमी को 5 रुपए में देता है, एक को 2 रुपए में दे देता है, एक को 500 रुपए में वही साबुन देता है। 2 दिन बाद उसकी दुकान बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसके समान परिस्थितियों में समान परिणाम देना। दोस्तों भाई आप अलग अलग जगह अलग अलग बात कहते हैं, सिंपली इसको गांव की भाषा में समझो, आप एक ही घटना का अलग अलग लोगों को अलग अलग ब्यौरा देते हो, क्या आपको कोई विश्वास करेगा? जी नहीं। जब आपकी बातें हर जगह सेम होती हैं तब विश्वास किया जाता है। इसलिए समान परिस्थितियों में समान परिणाम देना दोस्तों क्या है? विश्वसनीयता। यह भी विशेषता है। और दोस्तों क्या, जब परीक्षण पक्षपाती ना हो, परीक्षण ऐसा ना हो कि खास लोग उसका फायदा पाते हो, कुछ लोग फेल। जैसे दोस्तों बताता हूं कैसे, मैं आपको बताता हूं दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही दुखद उदाहरण देने जा रहा हूं, मेरा थोड़ा सा मन भी दुखी हो गया बताते दोस्तों। जैसे मैंने दोस्तों बीच में केबीएस के पेपर लिए थे, डीएसएसबी के पेपर लिए थे दोस्तों, आईएएस के पेपर में कंप्लेंट आ रहा है क्या कि जो पेपर बनाने वाले हैं वो इंग्लिश मीडियम में पेपर सेट करते हैं और हिंदी ट्रांसलेशन गलत हो जा रहा है, मतलब पूरे प्रश्न का अर्थ ही चेंज हो जा रहा है। अब दोस्तों गेस करिए, ऐसे में बालक बेचारा जो हिंदी माध्यम से जा रहा है वो गलत प्रश्न उसको उत्तर आता है पर प्रश्न का ट्रांसलेशन गलत हो गया है। इसलिए दोस्तों यह पक्षपाती हो गया। पक्षपाती कैसे हो गया? इंग्लिश वाले को फेवर कर रहा है। तो दोस्तों जब किसी को ना फेवर करे तो निष्पक्षता होगा, अर्थात ये भी सही उत्तर है। दोस्तों योग्यता परीक्षण की विशेषता नहीं है गाइस, क्योंकि योग्यता परीक्षण कोई आदमी थोड़ी है। सो डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। सो आगे चलेंगे, इसको आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों। यस दोस्तों, इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है दोस्तों, इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पहला एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। दोस्तों आइए, इनमें से कौन सी दोस्तों गेस करिए, इनमें से कौन सी यस अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है दोस्तों? आइए यस आइए ओके। दोस्तों आपको बता दें, एड्रिनल ग्रंथि दोस्तों ज्यादातर, पीयूष ग्रंथियां या दोस्तों थायराइड ग्रंथियां, ये सब अंतःस्राव। दोस्तों लार एक बहिर्स्राव होता है, लार की प्रक्रिया बाहर के स्राव से जुड़ी होती है। सो द राइट आंसर इज गाइस व्हाट? लार ग्रंथि दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती, यह एक बहिर्स्रावी ग्रंथि होती है। आइए आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों पर अगला, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का दूसरा चरण कौन सा है? सेंसरी मोटर, औपचारिक संचालन, पूर्व संचालन चरण या ठोस संचालन? दोस्तों हो जाए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का दूसरा चरण कौन सा है गाइस? आइए देखते हैं। यस आइए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का दूसरा चरण कौन सा है? सेंसरी मोटर अवस्था, औपचारिक संचालन चरण, पूर्व संचालन चरण या ठोस संचालन चरण? दोस्तों आइए देखते हैं। यस तो हम सभी जानते हैं सेंसरी मोटर पहली अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक दोस्तों चौथी अवस्था है, मूर्त या ठोस, क्योंकि इसे इंग्लिश में कॉन्क्रीट कहते हैं इसलिए मूर्त के जगह ठोस भी लिखा मिल सकता है, यह तीसरी अवस्था है,
और प्री ऑपरेशनल प्राक संक्रियात्मक पूर्व संचालन। तो दोस्तों ऑपरेशन को संचालन भी कहते हैं, इसलिए आपको कभी कभी संक्रियात्मक की जगह संचालन मिलेगा। सो द राइट आंसर इज सी फॉर चेन्नई। दोस्तों सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है सी फॉर चेन्नई। और अगला दोस्तों चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20। आई शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारण कौन कौन से कारक हैं? वंशानुक्रम, वातावरण, खेल और व्यायाम, या ऊपर के सभी। दोस्तों आइए देखते हैं वंशानुक्रम को प्रभावित करने वाले इनमें से कौन कौन से कारक हैं। दोस्तों आइए देखते हैं। यस, पहला देखिए दोस्तों, पहला वंशानुक्रम, दूसरा वातावरण, तीसरा खेल और व्यायाम, और चौथा दोस्तों क्या? ऊपर के सभी। इसको तो हम सभी जानते हैं क्या मेरे बच्चों? देखिए शारीरिक विकास में दोस्तों वंशानुक्रम, त्वचा की रचना, लंबाई चौड़ाई में दोस्तों जीन्स का वंशानुक्रम का बहुत प्रभाव होता है, अर्थात ये सही है गाइस, इसलिए आपका उत्तर भी है या नहीं हम आगे देखेंगे। वातावरण दोस्तों, अब मैंने आपको दोस्तों बोला था शारीरिक विकास में, मैंने आपको बोला दोस्तों क्या? ठंडे प्रदेशों को ले ज्यादा सक्रिय और बलिष्ठ होते हैं। क्यों? और बहुत गर्म में दोस्तों ठंड गर्मी के कारण लोग दोस्तों थोड़ा सुस्त होते हैं, अर्थात शारीरिक विकास पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है दोस्तों। यस आई, अर्थात बी इज आल्सो राइट गाइस। खेल और व्यायाम, देखिए दोस्तों हष्ट पुष्ट होने, मांसपेशियों के विकास में दोस्तों खेल और व्यायाम का कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हाथ है गाइस, अर्थात ये वाला भी सही है। और तो दोस्तों अब तीन उत्तर तो सही होंगे नहीं। सो द राइट आंसर इज डी फॉर डेनमार्क। दोस्तों सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है दोस्तों डी फॉर डेनमार्क। और आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30। आईक्यू दोस्तों, आईक्यू गणना करने का सही सूत्र क्या है दोस्तों? बुद्धिलब्धि निकालने का सही सूत्र क्या है? MA बटे CA गुणते 100, CA बटे MA, CA या MA गुणते 100, MA बटे CA गुणते 100। आई मीन CA मतलब दोस्तों जो नीचे का दोस्तों अंश का पार्ट है उसमें ही 100 का गुणा करने का। यस आई, इसको यस तो हम देख सकते हैं बिल्कुल सही। यस, और दोस्तों सही उत्तर भी यही है दोस्तों क्या? द राइट आंसर इज गाइस क्या? कि यह अवधारणा क्या है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणते 100 इंटू 100। हाँ दोस्तों इट्स कॉल्ड MA मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल, मतलब आपकी उम्र, क्रोनोलॉजिकल CA इंटू 100। दोस्तों यह है दोस्तों दिस इज व्हाट MA बटे CA गुणते 100। तो ये हमारा दोस्तों सही उत्तर है। और दोस्तों आज थोड़ा क्वेश्चन कम लिए थे दोस्तों। UPTT वाले बताएं कैसा पढ़ाया दोस्तों, मुझे एक बार बताएं कि हाँ सर आपने कैसा किया। यस आई, बताया जाए दोस्तों UPTT के लिए सेशन कैसा रहा। अब दोस्तों लगातार आपको UPTT पे फोकस कराऊंगा दोस्तों, बताते जाएंगे। कल दोस्तों कुछ और धुआंधार क्वेश्चन देंगे। हाँ दोस्तों मेरे बाद आदरणीय आशीष सर आएंगे, आशीष सर के बाद आदरणीय प्रवीण सर आएंगे। दोस्तों हौसला अफजाई जारी रखें। टीम को दोस्तों आपसे कुछ नहीं, सिर्फ एक अच्छे इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है दोस्तों। आपका सपोर्ट टीचर के मोराल को हमेशा बूस्ट करता है दोस्तों। और मुझे यकीन है मेरे बच्चों, आज दोस्तों हम 3200 तक गए हैं। कल दोस्तों यह संख्या 5000 लाने की कोशिश करिए। कल से दोस्तों और भी धुआंधार क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा मैं। चलिए दोस्तों कोशिश करते हैं कि कल एक और धुआंधार, दोस्तों कल ये मेरा पूरा प्रयास होगा कि मैं बहुत ही दमदार क्वेश्चन लाऊं और भी अच्छे। और आदरणीय आशीष सर दोस्तों अपना बेस्ट दे रहे हैं, और आपको प्रवीण सर दोस्तों लगातार अच्छी क्लासेस दे रहे हैं दोस्तों। तो मैं चाहूंगा एंजॉय करते रहिए दोस्तों। चंद्र इंस्टीट्यूट की इस अनुभवी टीम का फायदा उठाइए दोस्तों। रट्टा मरवा देंगे, जिसे मैं हर साल दोस्तों टाइम टीचर को मौके के अनुसार पढ़ाना चाहिए दोस्तों। तो मैं मौके के अनुसार पढ़ाऊंगा। मेरा मोट्टो हमेशा यही होगा कि बस आप उसको अच्छे नंबर लाओ। ज्ञान झाड़ने की प्रक्रिया तो बाद में भी चलती रहेगी। चलिए दोस्तों अच्छा लगा आपके सपोर्ट। कल दोस्तों मैं कोशिश करूंगा 30 से 35 क्वेश्चन, थोड़ा सा दोस्तों जल्दी लगा, मैंने व्याख्या भी कवर करने में समय लगी। दोस्तों कोशिश यही होगी कि हम अब 30 से 35 क्वेश्चन दोस्तों रोज कवर करें। चलिए दोस्तों आज के लिए मैं आरपी मिश्रा ही इजाजत लेता हूं दोस्तों। आशीष सर का इंतजार करेंगे। सेइंग गुड नाइट टू गाइस। थैंक यू सो लॉट गाइस। थैंक यू।